गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। पिछली कक्षा में हमने आप लोगों को परामर्श की प्रक्रिया में परामर्श की प्रविधियों एवं परामर्श की अवस्थाओं के विषय में ज्ञान कराया था। परामर्श की 4 अवस्थाएं होती हैं। उन 4 अवस्थाओं में बच्चों हमने पहली अवस्था यानी कि प्रारंभिक अवस्था के विषय में आप लोगों को समझाया था। अब आता है दूसरी अवस्था। दूसरी अवस्था अर्थात परामर्श का मध्य भाग। परामर्श का मध्य भाग बच्चों अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस भाग में उपबोधक समस्या के मुख्य बिंदु पर पहुंचता है। यह परामर्श का वह भाग है जहां उपबोधक यानी परामर्शदाता उपबोध यानी परामर्श लेने वाले व्यक्ति से संबंधित अधिक से अधिक सूचनाएं एकत्रित करने का प्रयास करता है। मध्य भाग को अत्यधिक उपयोगी बनाने के लिए परामर्शदाता को कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष तौर पर ध्यान देना होता है। सबसे पहला प्रेरक प्रश्न पूछना, अर्थात उपबोधक को परामर्शदाता को परामर्श लेने वाले व्यक्ति यानी उपबोध्य को प्रेरक प्रश्न पूछने चाहिए। उपबोध्य से प्रेरक प्रश्न पूछने चाहिए। प्रेरक से यहाँ तात्पर्य है बच्चे कि ऐसा प्रश्न पूछिए जिससे कि उपबोध्य को प्रेरणा मिले, और उस जब उपबोधक और उपबोध्य में वार्तालाप होता है तो वार्तालाप को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देने की आवश्यकता है, और यह प्रेरणा उपबोधक द्वारा प्रेरक प्रश्न के माध्यम से ही उपबोध्य को वार्तालाप की प्रेरणा प्रदान होती है। मध्य भाग में विषय से संबंधित गंभीरता आ जाती है। मध्य भाग में जिस समस्या को लेकर उपबोध्य आया हुआ है, अब उस समस्या एवं विषय में गंभीरता आ जाती है। लेकिन गंभीर वातावरण में प्रश्न ऐसे हो जिससे कि उपबोध्य को अपने बारे में सब कुछ बताने की प्रेरणा मिले। वह अपने विषय में किसी भी तथ्य को छुपाए नहीं। अपने समस्याओं के विषय में, व्यक्तिगत जीवन के विषय में, समस्याओं के कारण के विषय में वह क्या सोचता है, क्या करता है, इन सभी विषयों को बताने में उसे प्रेरणा प्रदान हो। इस प्रकार का प्रश्न पूछना चाहिए। इस प्रकार का प्रश्न उपबोधक को उपबोध्य से पूछना चाहिए जिससे कि उसे प्रेरणा मिले और वह अपने विषय में सब कुछ बता दे। नेक्स्ट आता है बच्चों निस्तब्धता का रचनात्मक उपयोग। अब आपके दिमाग में आता होगा एक प्रश्न मनोमस्तिष्क पे कि निस्तब्धता से क्या असर है। तो बच्चों निस्तब्धता का अर्थ होता है उपबोध्य द्वारा कुछ समय के लिए चुप रहना, निस्तब्ध हो जाना, चुप हो जाना। आप कभी कभी कोई घटना देखते हैं, कभी कोई दिमाग में आपकी बात आ जाती है, आप कुछ पल के लिए निस्तब्ध हो जाते हैं, यानी बिल्कुल से चुप हो जाते हैं।
आपको कुछ न सुनाई देता है, न कुछ दिखाई देता है, न आप कुछ कहने के लिए तैयार होते हो। इसी क्षण को, इसी समय को निस्तब्धता कहा जाता है। निस्तब्धता के समय उपबोध द्वारा कुछ समय के लिए वह चुप हो जाता है, बिल्कुल चुप हो जाता है। ऐसे समय का उपयोग परामर्शदाता को सावधानी से करना चाहिए। अर्थात जब उपबोध्य के मस्तिष्क में निस्तब्धता से आशय हमने बताया कि जब मस्तिष्क में विचारों का द्वंद्व चलता रहता है, तो आप सोचते रहते हैं और उस सोचने में आप सोचते हैं कि यह तथ्य मैं ये बात बताऊं या ना बताऊं, ये करूं या ना करूं, बिल्कुल चुप से जाते हैं। ठीक यही चीज़ें यही बातें उपबोध्य के मस्तिष्क में, उपबोध्य के साथ भी होती है। उपबोध्य के मस्तिष्क में विचारों का द्वंद्व चल रहा है और वह सोच रहा है कि मुझे अमुक तथ्य मुझे प्रकट करना चाहिए या नहीं। ऐसे समय पर उपबोधक को उसे चिंतन के लिए समय देना चाहिए, जिससे कि वह द्वंद्व से बाहर निकल के अपनी बातों को बता सके। इसके साथ साथ आता है बच्चों सीमित सूचनाएं प्राप्त करना। प्रायः परामर्शदाता का प्रयास होता है कि प्रथम परामर्श साक्षात्कार में ही अधिक से अधिक सूचनाएं एकत्रित कर लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करना परामर्शदाता की भूल होती है। परामर्श का कार्य बच्चों कभी भी एक बैठक में पूरा नहीं होता है। इस कार्य के लिए परामर्शदाता को उपबोध्य के साथ कई बार परामर्श की बैठकें आयोजित करनी पड़ती हैं, तब जाकर उपबोधक में विश्वास उत्पन्न होता है। और जब तक विश्वास उत्पन्न नहीं होगा, उपबोधक को कभी भी अपने जीवन से संबंधित गोपनीय बातें नहीं बताएगा। और जब तक वह अपने जीवन से संबंधित बातें नहीं बताएगा, अपनी समस्याओं को खुलकर प्रकट नहीं करेगा, अपनी कुंठाओं को प्रकट नहीं करेगा, तब तक परामर्शदाता समस्या के समाधान तक नहीं पहुंच सकता है। इसलिए कभी भी एक ही बार में अधिक से अधिक सूचना एकत्र करने के लिए नहीं सोचना चाहिए। नेक्स्ट आता है बच्चों उपबोध्य की भावनाओं को समझना। परामर्श के समय उपबोध्य अनेक प्रकार के भावनाएं प्रकट करता है। क्योंकि वह द्वंद्व में है, वह उलझा हुआ है, उसके विचार उलझे हुए हैं, उसके सोचने समझने की क्षमता उसको छिड़ लगती है, वो असक्षम महसूस कर रहा है, अपनी समस्याओं को वो सुलझा नहीं पा रहा है, अपने विषय में निर्णय नहीं ले पा रहा है। इस स्थिति में उपबोध्य अनेक प्रकार की भावनाएं प्रकट करता है, चाहे वह नकारात्मक ही क्यों न हो, प्रकट करता है। और उसकी सभी भावनाएं, वो द्वंद्व से जूझ रहा है, मानसिक उलझन है, तो उपबोधक को उसकी भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। उसकी भावनाओं पर जब वो ध्यान देता है, उपबोध्य को समझना परामर्शदाता का कर्तव्य होता है कि वो उपबोध्य को समझे तथा उनको स्वीकार करे
जिससे कि जब वो स्वीकार करता है, परामर्शदाता जब उपबोध्य को स्वीकार करेगा तभी परामर्श कार्य में सहायक होगा। उपबोधक अपनी स्वीकृति का आभास भाव भंगिमा, अपने चेहरे से भावों को प्रकट करके या हाँ शब्द के उच्चारण द्वारा करा सकता है। नेक्स्ट आता है बच्चों, परामर्श पर उपबोधक का नियंत्रण। परामर्शी साक्षात्कार के मध्य में परामर्शदाता को वार्तालाप पर नियंत्रण रखना चाहिए। और यह नियंत्रण क्यों रखना चाहिए? क्योंकि परामर्श लेने वाले व्यक्ति को अधिक स्वच्छंदता दी जाएगी तो उपबोधक आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करने में असमर्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बातचीत में यदि परामर्श लेने वाला व्यक्ति अपने मुख्य बिंदु से भटक जाएगा, वो इधर उधर की बातें करने लगेगा। इसलिए परामर्श की प्रक्रिया में उपबोधक को वार्तालाप पे नियंत्रण रखना चाहिए। और जब उपबोध्य अपने मुख्य बिंदु से भटकने लगता है, तब परामर्शदाता को वार्तालाप के मध्य में, बातचीत के बीच में प्रश्न पूछकर उपबोध्य को पुनः मुख्य विषय पर लाना चाहिए, जिससे कि उपबोध्य जो भटक गया है वह फिर से पुनः अपनी बातचीत और समस्या पर आ जाए। बच्चों, परामर्श का मध्य भाग इसलिए अधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि परामर्शकर्ता को इस अवस्था में अत्यधिक सचेत रहने की आवश्यकता होती है, अत्यधिक जागरूक रहने की आवश्यकता होती है। उसको, परामर्शदाता को मध्य भाग में अपने पास पेन और नोटबुक रखनी चाहिए, ताकि जो कुछ भी परामर्श लेने वाला व्यक्ति उपबोध्य जो कुछ भी बताता है, उपबोध्य द्वारा वर्णित मुख्य सूचनाएं उसके विषय में, उसके परिवार के विषय में, उसकी कार्य योजना के विषय में, उसकी शिक्षा के विषय में, उसकी समस्या के विषय में, उन सभी मुख्य सूचनाओं को, वर्णित मुख्य सूचनाओं को वह लिख सके। उपबोधक को अत्यधिक निर्भर अपने स्मरण शक्ति पे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ मुख्य बिंदु, कुछ वर्णित बातें उपबोधक भूल सकता है। अगर हम स्मरण शक्ति पे विश्वास करके उसको सुन लेते हैं तो हो सकता है कि विवेचना एवं निष्कर्ष के समय कुछ बातें परामर्शकर्ता भूल जाए। इसलिए अगर वह पेन और नोटबुक रखेगा तो उसमें वह वर्णित सूचनाओं को लिख लेगा, जिससे कि परामर्श के कार्य में उसको सहायता मिलेगी। तीसरी अवस्था बच्चों, अर्थात समापनी या अंतिम भाग, जिसको टर्मिनल फेज कहते हैं। परामर्श को समाप्त करने की अवस्था द्विधात्मक होती है, अर्थात परामर्श को किस अवस्था पर समाप्त किया जाए, यह निर्णय लेना
उपबोधक के लिए कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चों कि उपबोधक भी कई बार ऐसा होता है कि उपबोधक भी परामर्श में रुचि के कारण वार्तालाप में इतना तन्मय, इतना लीन हो जाता है, तन्मय हो जाता है कि उसको समय का ध्यान ही नहीं रहता है। अतः उपबोधक को समय का ध्यान रखते हुए परामर्श कार्य समाप्त करने में कुशल होना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि परामर्श के दौरान जब उपबोधक और उपबोध्य में बातचीत होती है तो परामर्शदाता अपने कार्य में इतना लीन हो जाता है, अपने कार्य में रुचि के कारण वो इतना लीन हो जाता है बातचीत के दौरान, उसे समय इतना कार्य में अपने लीन हो जाता है कि बातचीत के दौरान उसे समय का आभास नहीं होता है। इसलिए एक कुशल परामर्शकर्ता का कार्य होता है कि वह समय का ध्यान रखते हुए परामर्श कार्य समाप्त करने में कुशल हो। परामर्श का समापन ऐसा होना चाहिए, परामर्शदाता को परामर्श का समापन ऐसा करना चाहिए कि परामर्श लेने वाले व्यक्ति को परामर्शी वार्तालाप यानी बातचीत से संतुष्टि का अनुभव हो, वह संतुष्टि का अनुभव करे। बच्चों, समापन का दूसरा रूप ऐसा भी हो सकता है जिसमें उपबोध्य को यदि पुनः बुलाना है तब उपबोधक को यह कहना होगा, यदि पुनः बुलाना है तो उसको यह कहना होगा, तो उसका आज का कार्य वो यह कहेगा कि आज का कार्य हम यहीं पे समाप्त करते हैं। समाप्ति का संकेत देकर फिर एक सप्ताह बाद फिर पुनः मिलने का समय निश्चित करके धन्यवाद सहित विदा करें। दूसरे रूप में जब कोई ज़्यादा कहते हैं कि ठीक है, आज का कार्य यहीं पे समाप्त हुआ, नेक्स्ट वीक में हम आपसे फिर मिलेंगे, पुनः आपसे मिलेंगे और फिर आपसे बातचीत होगी। इस तरीके से कह के परामर्शदाता को इस तरीके से कहते हुए वार्तालाप को समाप्त करना होगा और परामर्श लेने वाले व्यक्ति को धन्यवाद सहित विदा करना होगा। अनुवर्ती प्रक्रिया की अवस्था। परामर्श कार्य में बच्चों सदैव अनुवर्ती अध्ययन की अपेक्षा होती है। एक या अधिक साक्षात्कार के बाद प्रायः परामर्श कार्य बंद कर दिया जाता है और परामर्शदाता यह जानने का प्रयास नहीं करता है या यह कह सकते हैं कि यह जानने का प्रयास नहीं किया जाता है कि उपबोध्य परामर्श से कितना लाभान्वित हुआ, उसको परामर्श के द्वारा लाभ हुआ कि नहीं, उसको समस्याओं का समाधान कर पाता है कि नहीं, अपने विषय में निर्णय ले पाता है कि नहीं, सामाजिक समायोजन कर पा रहा है कि नहीं, इन सब चीज़ों का पता लगाने का कार्य नहीं किया जाता है। इस अनुवर्ती क्रिया द्वारा उपबोधक अपने परामर्श कार्य का मूल्यांकन कर सकता है और समय समय पर अपने उपबोध्य के विषय में पता भी लगा सकता है कि क्या वह उसको परामर्श के माध्यम से लाभ प्राप्त हुआ। अनुवर्ती क्रिया के द्वारा उपबोधक अपने परामर्श कार्य का मूल्यांकन भी कर सकता है। इसके पश्चात बच्चों, परामर्श की प्रक्रिया में
4 अवस्थाओं के पश्चात आता है विद्यार्थियों के लिए परामर्श का प्रयोजन। कि विद्यार्थियों के लिए परामर्श क्यों आवश्यक, किस कारण से और क्यों विद्यार्थियों को परामर्श दिया जाता है, इस संदर्भ में डंसमोर तथा मिलर ने छात्र परामर्श के 8 प्रयोजन बताए हैं और इन लेखकों के विचार से छात्र परामर्श का लक्ष्य होता है विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करना। और जब परामर्शदाता परामर्श की प्रक्रिया करता है तो उनमें वही 8 प्रयोजन को शामिल करता है, जिसमें सबसे पहले विद्यार्थियों को उसकी सफलता के महत्व के विषयों की जानकारी देना। विद्यार्थियों को यह अवगत कराना है कि किन विषयों को चुनने से, किन विषयों को पढ़ने से आपको सफलता प्राप्त होगी। इसके लिए परामर्शदाता विद्यार्थी का मूल्यांकन करता है, उसके विषय में पता करता है, उसके रिकॉर्डों को देखता है, परीक्षा के आधार पे जो रिजल्ट आता है उन रिजल्ट के आधार पे वह आकलन करता है कि किन विषय में विद्यार्थी के अच्छे अंक हैं, किस विषय में विद्यार्थी की रुचि है, वह रुचि और अच्छे नंबरों, जिन विषयों में उसके नंबर अच्छे आते हैं, उसकी रुचि अच्छी है, उसके विषय में उसको जानकारी प्रदान करता है और ये कहता है कि आप इस विषय को लेने पर आपको सफलता प्राप्त होगी। उस विषय के महत्व के विषय में ज्ञान कराता है। दूसरा आता है विद्यार्थी के बारे में वे सूचनाएं प्राप्त करना जो उसकी समस्याओं के समाधान में सहायक हो। विद्यार्थियों के सामने जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए परामर्शदाता विद्यार्थियों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करता है। विद्यालय के रिकॉर्ड के माध्यम से, माता पिता से मिलकर, मित्रगण से मिलकर, अध्यापकों से मिलकर उसके विषय में सूचनाएं एकत्रित करता है और उन सूचनाओं के माध्यम से वह विद्यार्थी की समस्याओं के कारणों का जानने का प्रयास करता है और निष्कर्ष निकालता है, विद्यार्थी की समस्या का समाधान करता है और उसे बताता है। उसके विषय में सूचनाएं प्राप्त करके उसकी समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करता है। विद्यार्थी और नेक्स्ट आता है बच्चों, विद्यार्थी और अध्यापक के बीच पारस्परिक समझ की भावना स्थापित करना। जिस प्रकार से परामर्शकर्ता यानी उपबोधक और उपबोध के मध्य संबंध स्थापित होता है, ठीक उसी प्रकार से विद्यार्थी और परामर्शदाता के मध्य भी संबंध स्थापित होता है। और जब पारस्परिक संबंध स्थापित होता है तो परस्पर संबंध के आधार पर परामर्श और उपबोध के मध्य विद्यार्थी के मध्य मित्रतापूर्ण संबंध हो जाता है और परस्पर संबंध के आधार पर विद्यार्थी जो है परामर्शदाता
पे विश्वास करने लगता है और विश्वास करने के उपरांत वह अपने विषय से संबंधित, अपने जीवन संबंधित समस्त बातों को उसके सामने रखता है और रखने के पश्चात जब दोनों में पारस्परिक संबंध स्थापित हो जाता है तो भावनाओं का आदान प्रदान हो जाता है, समझ की भावना स्थापित होने लगती है और इस प्रकार विद्यार्थी और अध्यापक के बीच एक तारतम्यता जुड़ जाता है, एक संबंध जुड़ जाता है, जिससे दोनों को एक दूसरे को समझने में आसानी होती है और अध्यापक और अच्छे ढंग से विद्यार्थी की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है। यहाँ पे बच्चों विद्यार्थी को परामर्श का कार्य विशेष प्रशिक्षित परामर्शदाता के द्वारा नहीं करता है। यहाँ पे विद्यार्थी का परामर्शदाता अध्यापक ही होता है। इसके पश्चात आता है बच्चों, विद्यार्थी को अपनी रुचियों, योग्यताओं, झुकावों तथा अवसरों इत्यादि को समझकर अपने को अधिक अच्छी तरह से जानने में सहायता करना। परामर्शदाता का यह कर्तव्य होता है कि वह विद्यार्थी को उसके अपने विषय में अवगत कराए, यानी विद्यार्थी को उसकी अपनी रुचियों, योग्यताओं और विषय के झुकाव तथा अवसरों इत्यादि को बताए, जिसे विद्यार्थी समझकर अपने को और अच्छी तरीके से वह जानने का प्रयास करे और उसे और अच्छी तरीके से जानने में सहायता प्रदान करने का कार्य अध्यापक एवं परामर्शदाता करता है। इसके साथ साथ विशेष योग्यताओं तथा सही दृष्टिकोण को प्रोत्साहित एवं विकसित करना। आप देखते हैं कि कक्षा में सभी बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चों में विशेष योग्यता होती है। अध्यापक का कर्तव्य होता है कि जिन बच्चों में विशेष योग्यता है उनको सही मार्गदर्शन देकर, सही दृष्टिकोण देकर उनको प्रोत्साहित करना है, उनके उस विशेष योग्यता के विषय में उन्हें अवगत कराना है, जिसे और अच्छे से विकसित करके और बढ़िया से प्रशिक्षण लेकर शिक्षित करके और अच्छे से प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें उस दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। इसके साथ साथ शैक्षिक प्रगति के लिए समुचित प्रयास करने की प्रेरणा देना। विद्यार्थी की शिक्षा में, पठन पाठन में प्रगति के लिए उसके संपूर्ण समस्याओं का समाधान करना, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उसके रुचियों को ध्यान रखना, यानी समुचित प्रयास, संपूर्ण वह प्रयास करना है जिससे कि बालक को प्रेरणा मिले और प्रेरणा के आधार पे वह अपनी शिक्षा पर और अधिक ध्यान दे और उसका विकास हो और शिक्षा की प्रगति हो सके। नेक्स्ट आता है बच्चों, शैक्षिक एवं व्यवसायिक चयन की योजना बनाने में छात्र की सहायता करना। शैक्षिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों को, विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान करना है और व्यवसायिक प्रशिक्षण के साथ साथ उन्हें व्यवसायिक चयन की योजना, किस क्षेत्र में उन्हें जाना है, उस क्षेत्र की योजना बनाने में, किस क्षेत्र में उनकी रुचि है, किस विषय को पढ़ने से वो किस क्षेत्र में जा सकते हैं, किसकी अपॉर्चुनिटी, किस विषय की महत्वता ज़्यादा है और किस विषय के योग्य वह विद्यार्थी है, किस व्यवसाय में उसको रुचि है, इन सब विषयों की जानकारी देकर
योजना बनाने में छात्र की सहायता करना है। इन 8 प्रयोजनों का डंसमूर एवं मिलर द्वारा प्रस्तुत छात्र परामर्श के इन 8 प्रयोजनों का मुख्य कारण विद्यार्थी को आगे बढ़ाना, विद्यार्थी का विकास करना है। छात्र परामर्श मूलर द्वारा प्रस्तुत छात्र परामर्श के उन्होंने जिन प्रयोजनों का उल्लेख किया वे बहुत कुछ अंशों तक बच्चों सामान्य परामर्श का आधार भी बन सकते हैं। और परामर्श की प्रक्रिया जिन प्रयोजनों को लेकर चलती है उनकी पूर्ति तभी संभव है जब प्रक्रिया के अन्य अंग उपबोध्य तथा परामर्शदाता के संबंध ठीक प्रकार से निर्धारित है। इसलिए उपबोध्य और परामर्शदाता के संबंधों की जानकारी अत्यंत आवश्यक हो जाती है। परामर्श की प्रक्रिया के बच्चों 3 प्रधान अंग हैं: लक्ष्य एवं प्रयोजन, उपबोध्य तथा परामर्शदाता। तो हमने आपको परामर्श के लक्ष्यों के विषय में समझाया था। परामर्श के लक्ष्यों की प्राप्ति उपबोध्य एवं परामर्शदाता के संबंधों के स्वरूप पर निर्भर करती है। परामर्श में चूंकि आपसी संपर्क प्रधान साधन होता है, अतः उसे संपर्क की सार्थकता के लिए उपबोध्य एवं परामर्शदाता दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए तथा एक दूसरे के प्रति समुचित आदर करने की भावना रखनी चाहिए। यदि दोनों के संबंध अपेक्षित आधारों पर विकसित नहीं हो पाते हैं तो परामर्श की प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल पाती है। जब दोनों में आपसी तालमेल अच्छे नहीं होंगे, मित्रवत व्यवहार नहीं होगा तो परामर्श की प्रक्रिया सफल नहीं होती। क्यों? क्योंकि परामर्श की प्रक्रिया इन दोनों पर ही निर्भर होती है, उपबोध्य और परामर्शदाता पर। और दोनों को एक दूसरे से संपर्क स्थापित करना है, इसलिए दोनों को एक दूसरे को समझना होगा और एक दूसरे के प्रति समुचित आदर की भावना रखनी होगी। परामर्श की प्रक्रिया में विचारों का आदान प्रदान महत्वपूर्ण तत्व होता है। यदि विचारों के संप्रेषण में अथवा उनके ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न होती है तब परामर्श का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता है। बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि उपबोध्य अपने मन की भावना मुखाकृति द्वारा अथवा संकेतों से व्यंजित करता है और ऐसी स्थिति में परामर्शदाता में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वह उपबोध्य के मनोभावों को समझ सके, उसके भाव भंगिमा एवं मुखाकृति संकेतों द्वारा जो व्यक्त किया जा रहा है उसको वह समझ सके, इतनी उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। विचार संप्रेषण के साधन केवल शब्द नहीं होते हैं बच्चों। कभी कभी शब्दों के जगह, शब्दों के स्थान पे मानवीय चेहरे के भाव, आप सभी ये जानते हैं कि चेहरे पे हर्ष, विषाद, खुशी, सभी के भाव, क्रोध, इन सभी के भाव चेहरे पे आ जाते हैं। तो केवल हम संप्रेषण के लिए शब्दों, विचार संप्रेषण के साधन को केवल शब्द के माध्यम से नहीं व्यक्त कर सकते हैं, अपितु मानवीय चेहरे की भाव, भंगिमाएं एवं आंगिक संकेत भी अपना महत्वपूर्ण अर्थ रखते हैं।
और कई बार कई मनोभावों को शब्दों की अपेक्षा अधिक सफलता से व्यंजित किया जाता है और लोग करते हैं। उपबोध्य अगर शब्दों के अपेक्षा मुखाकृत द्वारा अथवा संकेतों से व्यंजित करता है तो परामर्शदाता में यह निपुणता और यह गुण अपेक्षित होनी चाहिए, ये क्षमता होनी चाहिए कि वह उपबोध्य की समस्याओं से संबंधित बातों को जानने के लिए उनकी मनोभावों को समझे और उनके लिए उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण कर सके, जिससे उसे वांछित सूचनाएं सही रूप में और बिना किसी अनावश्यक घुमाव फिराव के प्राप्त हो सके। वांछित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उपबोध्य परामर्शदाता संबंधों के विकास के लिए कुछ तकनीकों का विकास किया गया। सामान्यतः ये तकनीकें मानवीय संबंधों के विकास की तकनीकों पर ही आधारित हैं। तो उपबोध्य और परामर्शदाता के संबंधों के विकास के लिए कुछ तकनीकों का प्रयोग किया गया और ये तकनीकें मानवीय संबंधों के विकास की तकनीकों पर आधारित है और इन्हीं तकनीकों के माध्यम से उपबोध्य एवं उपबोधक के संबंधों को जानने समझने में सहायता मिलती है। यहाँ पे इस टॉपिक को हम समाप्त करते हैं बच्चों। अगली कक्षा में हम उपबोधक केंद्रित तकनीकों के विषय में चर्चा करेंगे। थैंक यू।